जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पर। मैं हूं आपकी मैथ्स फैकल्टी हिमांशु गुप्ता। आप सभी बच्चों का है तहे दिल से स्वागत। अ वेरी 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 वार्म गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज आप सभी से शाम में मुलाकात हो रही है और ये मुलाकातें जो हैं आपकी और मेरी जारी रहने वाली हैं। आज से आप सभी के लिए बिहार की जो आपकी नई शिक्षक भर्ती आई है उसकी जो कक्षाएं हैं गणित के लिए आज से प्रारंभ हो रही हैं, आज से शुरू हो रही हैं। और मैं आप सभी से ये वादा करता हूं कि आपको इस YouTube के माध्यम से ऐसी तैयारी कराने वाला हूं कि अगर आपने ये सेशन अटेंड कर लिए तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस भर दूंगा। चाहे आप पीआरटी की अभी वैकेंसीज का नहीं है अता पता, ठीक, लेकिन जो भी माध्यमिक उच्च माध्यमिक वाले विद्यार्थी हैं या प्राथमिक की भी अगर आगे वैकेंसीज आती हैं तो सभी विद्यार्थियों के लिए जो सेशन है ये रामबाड़ा काम करेंगे। मैं हर एक टॉपिक को डिस्कस करते हुए चलूंगा। आज के सेशन में आपने थंबनेल पर देख लिया होगा कि बीपीएससी पेपर पर आधारित आज का जो सेशन है वो होने वाला है। उसी के पेपर के जो सवाल हैं मैं आपके सामने रखने वाला हूं, उनके बारे में मैं कुछ बातें डिस्कस करूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा आज के सेशन की इन बेहतरीन लाइंस के साथ। इन लाइनों पर जरा गौर फरमाइएगा कि दर्द गम डर जो भी बस तेरे अंदर है। डर, दर्द और गम जो भी है बस तेरे अंदर है। खुद के बनाए पिंजरे से निकल कर देख, खुद के बनाए पिंजरे से निकल कर देख, तू भी एक सिकंदर है, तू भी एक सिकंदर है। वो कहता है ना, एक जो विद्यार्थी उसके अंदर डर है, सर गणित नहीं आता, नहीं होता मेरे पे, क्या करें सर, पेपर में लगता ही नहीं है, समझ में नहीं आता कैसे सवाल करूं। मैं आपसे कहता हूं आप क्लासेस अटेंड तो करो। और जो मैं आपके सामने आज के सेशन में जो क्वेश्चंस लेके आया हूं वो पेपर के सवाल हैं। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो बाहर से हो, ये पेपर का सवाल है। अभी जो आपका टीजीटी का पेपर पूछा गया है उसमें जनरल जो सेक्शन है वो भी लेकर आए हैं, साथ के साथ जो पेपर वाला जो पोर्शन है वो भी लेकर आए हैं। हमेशा एक बात ध्यान में रखना, जब भी पेपर आपसे पूछा जाता है, चाहे वो टीजीटी का हो, पीआरटी का हो या फिर उच्च माध्यमिक का हो, पेपर का जो लेवल रहता है वो ऐसा नहीं रहता कि हम आसान आसान सवाल कर लें या मुश्किल सवाल कर लेना। सवाल पेपर जो बनता है वो इस तरीके से ड्राफ्ट होता है। आसान सवाल भी होते हैं, बहुत मुश्किल सवाल भी होते हैं, मॉडरेट लेवल सवाल भी होते हैं। तो पेपर हमेशा ऐसे डिजाइन होता है। तो मैं हमेशा ये कहता हूं आसान सवालों से करके पेपर नहीं निकलेगा और कोई कहे बहुत मुश्किल सवाल करके भी पेपर नहीं निकलेगा ना। पेपर निकलेगा एग्जाम रेलेवेंट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने से। इसलिए आज के सेशन में मैं आपको तस्वीर दिखाने वाला हूं पेपर की, उनके सवालों की, और सबसे बेहतरीन बात वो सॉल्यूशंस जो आपको अटेम्प्ट करने थे एग्जाम के अंदर, जिससे आप सवालों को चमका सकते, दमका सकते। चलिए भाई, तो शुरुआत करते हैं। बातें बहुत हो गई और मैं बातों पे बिल्कुल ही विश्वास नहीं रखता। सिर्फ और सिर्फ मैं आपको वो कंटेंट डिलीवर करूंगा जिससे आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, तैयार हैं सारे के सारे, रेडी हैं, स्टार्ट करें। चलिए भाई, एक बार जल्दी से अपना पेन कॉपी खोल लेते हैं और शुरुआत करते हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में आप सभी का एक कमेंट दिखना चाहिए, रेडी 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 सर। भाई बस एक बार जल्दी से बच्चे लिखेंगे यस सर वी आर रेडी। तो शुरुआत करते हैं फिर अपने आज के सेशन की। क्या सभी तैयार हैं, रेडी हैं? ठीक है, हाँ, 5:30 बजे आपकी बिहार शिक्षक भर्ती के लिए जो क्लासेस हैं, बीपीएससी के लिए जो क्लासेस हैं वो आपकी चलेंगी यहां पर। ठीक है, रेडी सभी के सभी। और इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, क्योंकि सिर्फ इस चैनल पर नहीं, आपका टीजीटी पीजीटी का जो सुपर कोचिंग का चैनल है वहां भी मेरी क्लासेस चलेंगी। तो कब कब क्लासेस होंगी, क्या शेड्यूल रहेगा, उसके लिए आपको इस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करना है। ठीक है, रेडी सभी के सभी। एक बार जल्दी से सेशन को शेयर कर देंगे। और पहला सवाल आज के सेशन का ये रहा आपके सामने। एज से सवाल जी पूछा गया था, आयु से सवाल पूछा गया था पेपर में। देखो क्या कह रहा है आपसे, सवाल पर जरा गौर फरमाओ और सभी ट्राई जरूर करेंगे। 30 सेकंड का समय दूंगा, फिर सॉल्यूशन करेंगे। 10 वर्ष पहले रमेश और राजीव की आयु का अनुपात 1:3 था। 5 वर्ष बाद 2:3 हो गया। तो आपको बताना है वर्तमान में उनकी आयु का अनुपात कितना है। चलिए भाई, सवाल आपके सामने, मैं समय दे रहा हूं 30 सेकंड का। पहला सवाल है, 30 सेकंड का समय लो और बताओ क्या आंसर आएगा सभी के सभी। चलिए, ठीक है। सूरज, संडे क्लास होगी, संडे, जी हाँ, संडे आपकी क्लास होगी। आई थिंक सैटरडे, कल क्लास होगी आपकी
गणित की और रीजनिंग की, दोनों की। ठीक है, टाइमिंग क्या रहेगी वो मैं टाइमिंग आपको टेलीग्राम पर अपडेट करूंगा, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, मैथ्स बाय हिमांशु सर। ठीक है, कल का सेशन होने वाला है गणित का भी और रीजनिंग का भी। ठीक है, चलो भाई यहां पर आते हैं जरा। कह रहा 10 वर्ष पहले रमेश और राजीव की आयु का अनुपात 1:3 था। देखो क्वेश्चन को कैसे चमकाना है आपने, बहुत मक्खन के तरीके से हल होगा ये सवाल। 10 वर्ष पहले किसका, रमेश और राजीव दोनों ही भाई आर से 1:3 था इनकी आयु का अनुपात। कह रहा 5 वर्ष बाद, यानी अब से, प्रेजेंट से, वर्तमान से 5 वर्ष बाद यह अनुपात हो जाएगा 2:3। जब भी एज की बात करते हैं, आयु की बात करते हैं, एक फंडा आपने हमेशा ध्यान में रखना है कि व्यक्तियों की आयु के बीच का जो अंतर है वो कभी नहीं बदलना चाहिए, वो हमेशा समान रहना चाहिए। जैसे आपका बड़ा भाई आपसे 5 साल बड़ा है तो हमेशा 5 साल बड़ा ही रहेगा। अब जैसे मैं यहां पर बात करूं, इन दोनों की आयु के बीच का अंतर कितना है, आप कहेंगे 2 का अंतर, और यहां अंतर कितना है, 1 का अंतर। अंतर अलग हो गया तो आपका ये ड्यूटी बनती है, कर्तव्य बनता है कि अंतर को समान करोगे। अंतर को समान कैसे करोगे, जो अंतर 1 है उस 1 से यहां गुणा कर दो इस अनुपात में, पूरे रेशो में, और जो अंतर यहां पर डिफरेंस 2 है उस 2 से इस पूरे को गुणा कर दो। अब देखो 2 से गुणा करूंगा तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 1:3 ही रहेगा, लेकिन ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और ये हो जाएगा 2 तिया 6। अब देखो आपके पास जो नई रेशो बनी वो ये बनी, और यहां भी 2 का अंतर, यहां भी 2 का अंतर, यानी अंतर समान है। अब मात्र आपने देखना है कि भाई जो रमेश थे वो पहले 1 के थे, अब यहां 4 हैं, यानी 1 से 4 तक अगर मैं आता हूं तो यहां पर 3 का अंतर बैठ रहा है। कितने का, 3 का। देखो 1 से 4 तक आने में 3 का अंतर बैठ रहा है, लेकिन यहां पर 10 वर्ष पहले 5 वर्ष बाद, 10 और 5 कुल 15 वर्षों का अंतर है। मैं कह रहा हूं 3 का अंतर, वो कह रहा है 15 का अंतर, यानी कि 15 3 का कितने गुना है, 5 गुना। 5 गुने का मतलब कि ये अगर 5 गुना कर दूं तो ये आ जाएगा 5 वर्ष का, और इसको भी मैं 5 गुना कर दूं तो ये आ जाएगा 15 वर्ष का। उसने हमसे कहा वर्तमान का अनुपात चाहिए, ये 10 वर्ष पहले का है तो इसमें 10 वर्ष जोड़ दो, 5 और 10 जोड़ूंगा तो 15 आ जाएगा, और 15 और 10 जोड़ूंगा तो 25 आ जाएगा, और अनुपात निकालूंगा तो 5 तिया 15 और 5 25, यानी कि 3:5 हमारा आंसर होगा, यानी विकल्प बी इज द राइट आंसर। बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है, 3:5 हमारा उत्तर आएगा। पहला सवाल आपका यह सवाल पूछा गया था एज यानी कि आयु से। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। 2023 अभी रिसेंट में जो पेपर हुआ है उसी के सारे सवाल मैं डिस्कस करने वाला हूं आप सभी के सामने। अगला सवाल जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, और हर एक सवाल को पेड बैच के अंदर से उठाकर दिखाऊंगा, पेड बैच के अंदर से उठाकर दिखा सकता हूं। ये पूरा सवाल आपको कराया हुआ है, चमकाने का तरीका आपको बताया हुआ है। चलिए भाई जल्दी से बताइए क्या कह रहा है। यदि मैं अपने घर से स्टेशन तक 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलूं, यानी ये समय दूरी एवं चाल से सवाल है। ठीक है, तो घर से चल रहा है स्टेशन की ओर 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, तो मेरी ट्रेन मेरे आगमन से 7 मिनट पहले छूट जाती है, यानी कि वो 7 मिनट पहले छूट जाने का मतलब क्या है, वो 7 मिनट देरी से पहुंच रहा है, समझ रहे हो। हाँ, कह रहा है लेकिन यदि मैं 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता हूं तो मैं अपनी ट्रेन प्रस्थान से 5 मिनट पहले स्टेशन पर पहुंच जाता हूं। अब यहां जल्दी पहुंच गया वो, ठीक है 5 मिनट। तो कह रहा है तदनुसार मेरे घर और स्टेशन के बीच की दूरी आपने बतानी है कितनी होगी। भाई ये सवाल आपके सामने है। हाँ जी बेटा, ये टीजीटी में पूछा गया था। अब ये जो सवाल है ये टीजीटी में पूछा, ये जनरल वाला क्वेश्चन है, ये टीजीटी में भी पूछा जाएगा, पीजीटी में भी पूछा जाएगा, पीआरटी में भी पूछा जाएगा, हर जगह पूछा जाएगा। ठीक है, चलो अब यहां पर आओ जरा, देखो इस सवाल को चमकाने का तरीका, 1 सेकंड में चमकना था ये सवाल। आप बस ये देखोगे यार चाल है कितनी, भैया पहले जा रहा है 5 किलोमीटर से मटक के, 5 किलोमीटर प्रति घंटा से मटक के, तो 5 को लिखो, और बाद की जो चाल है वो है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि दोनों चालों का आप करोगे सीधा गुणा, भाग करोगे इनके अंतर से। 6 और 5 के बीच का अंतर कितना हुआ, 1। दोबारा समझिए, दोनों चालों का आपने करना है गुणा और भाग करना है इनके अंतर से। अब गुणा मार देनी है समय के अंतराल से। अब समय का अंतराल कैसे निकालते हैं वो समझो। अगर एक तरफ देरी है, जैसे यहां पर वो देरी से पहुंच रहा है, 7 मिनट पहले ट्रेन निकल गई, मतलब 7 मिनट देरी से पहुंचा, यहां 6 मिनट जल्दी पहुंच गया, तो दोनों को ऐड कर दो। मैंने बताया था लेट अर्ली हो ऐड करो, लेट लेट हो माइनस करो, अर्ली अर्ली हो माइनस करो, समझ रहे हो। तो एक तरफ लेट है एक तरफ अर्ली है, अंतर निकालने के लिए जोड़ो, 7 6 13, तो ये 13 आ गया, तो 13 घंटे आ गए। लेकिन ये 13 सॉरी 5 मिनट है यहाँ पर, ये 5 मिनट है भाई, 7 मिनट देरी 5 मिनट पहले, यानी 7 और 5 12 हो जाएगा, 12 हो गया। लेकिन यूनिट का बस ध्यान रखना है, ये मिनट में है
आवर में बदलेंगे क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर, 6 भी किलोमीटर पर आवर, तो आवर में बदलने के लिए 60 से भाग कर दो, बस ये करना है, ये करना है, अपना आंसर आ जाएगा, कुछ नहीं है। दोबारा बताते हैं, दोनों चालों का आपने करना है बेटा जी गुणा, भाग करना है इन चाल के बीच के अंतर से, और गुणा मारनी है समय के अंतराल से। तो भाई पहले 7 मिनट देरी से पहुंच रहा था, अब 5 मिनट पहले पहुंच रहा है, दोनों का बीच का गैप हो गया 12 मिनट का। तो 12 को घंटे में बदलेंगे, 60 से भाग करेंगे, 12 पंजे 60, 5 से 5 गया, 6 किलोमीटर अपना आंसर आ गया। 6 किलोमीटर इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चमका? अरे चमका कि नहीं चमका? ये 6:30 वाला कौन है भाई? 6:30 कहां से आ गया? ऑप्शन नंबर सी, 6 किलोमीटर हमारा आंसर है। 6:30 बजे तो क्लास अपनी खत्म हो जाएगी, 6 किलोमीटर अपना आंसर आएगा। बोलो बात समझ में आई? चमका कि नहीं चमका? कमेंट सेक्शन में लिखते चलेंगे सारे बच्चे चमका, सही चमका। अगर चमक रहा है तो लिखते चलो चमका। और बताओ जरा, पेड बैच में ये कराया था नहीं कराया था? कई सारे सवाल कराए थे ऐसे, मैंने आपको तरीके बताए थे चमकाने के, पता है ना? ये सवाल आते आते हैं। अब इस सवाल पर आ जाओ। ये सवाल बेटा YouTube के ऊपर मैंने ये पूरा सवाल कराया हुआ है, और मैंने आपको इस सवाल को चमकाने का तरीका बताया हुआ था। ये भी बताया था भाई कहीं और नहीं बताया जाएगा, यहीं बताया जाएगा चमकाने का तरीका। अब देखो इस सवाल को, बच्चे ने एग्जाम में जब ये सवाल लगाया होगा, बड़ी भारी भरकम कैलकुलेशन करी होगी। देखो कह रहा है P और Q की औसतन जो इनकम है, औसतन जो आय है वो 5,050 रुपए। अब वो बच्चा किस तरीके से कर रहा होगा, एक विद्यार्थी किस तरीके से कर रहा होगा, वो ऐसे कर रहा होगा भाई, P और Q का औसत। अब औसत कैसे निकालते हैं? दोनों को जोड़ा, 2 से भाग करा, तो ये आ गया 5,050। क्या मेरी बात समझ रहे हो? फिर ऐसी Q और R का औसत, तो वैसे ही करेगा भैया, दोनों को जोड़ेगा, 2 से भाग करेगा, 6,250। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? फिर तीसरे के लिए भैया बोला गया, देखो अगले तीसरे कथन में बोला गया दी एवरेज मंथली इनकम ऑफ P एंड R, यानी P और R का औसतन इनकम जो है वो कितनी है भैया? 5200 रुपए है। ये बात, अब यहां से वो पहली क्वेश्चन बनाएगा, यहां से दूसरी बनाएगा, यहां से तीसरी बनाएगा, और फिर अपने क्वेश्चन को हल करेगा, ठीक है? लेकिन ये वो बच्चा करेगा ना जो सेशन अटेंड ही नहीं करता था। या सेशन अटेंड करने से मतलब नहीं है, जो चीजें आपको बोलता हूं उनको आप नोट डाउन करा करो, या फिर रेगुलर रहा करो। तो भैया इस सवाल को ऐसे नहीं करना ना, ऐसे सिलेक्शन थोड़ी होगा, टाइम वेस्ट होगा, सिलेक्शन होगा ऐसे। अब देखो मैं कैसे चमकाने वाला हूं सवाल को। आप इस पूरे सवाल को सॉल्व करोगे, यहां से आपको कह रहा है कि जी P की इनकम निकालनी है। मैं आपसे कहता हूं कि जब भी आपके सामने ऐसा सवाल आए, आपने टेंशन नहीं लेनी। आप बताओ आपको निकालना क्या है, आप जो बोलोगे वो निकालेंगे। आप कह रहे हो सर P निकालना है, P निकालना है सर, P निकालना है, तो P निकालना है मतलब P हमें चाहिए, तो जिसको जो चाहिए उसको अपने पास रखो, बस ये समझना है। जो चाहिए अपने पास रखो। मुझे बताओ P कहां पर है? P यहां पर है, P और Q, भैया P इसको रखो। P कहां पर है? यहां पर है भैया, P और R, यानी इसको रखो, यानी इसको रखो, कितना? इतना। अब कहां पर P नहीं है? बीच में नहीं है सर, Q और R है, वहां पे P है ही नहीं, उसको निकालो। जहां P नहीं है उसको निकालो। कहने का मतलब सिंपल सा फंडा, इसको और इसको उठाकर मैं जोड़ूंगा और इसमें से इसको माइनस करूंगा, मेरा आंसर निकल के आ जाएगा, खत्म कहानी। यानी कि 5,000 बिना पेन पेपर के आंसर करूंगा। 5,050 और 5200 कितना हो गया? 10,250। और 10,250 में से 6,250 को निकालोगे, 10,250 में से 6,250 को निकालोगे, 4,000 अपना आंसर आएगा। विकल्प सी अपना आंसर है। मुझे ये बताओ, क्या ये क्वेश्चन बिना पेन पेपर के हो सकता था? नहीं हो सकता था, ठीक है? लेकिन अगर आपको तरीके आते हैं तो आप समय बचा जाओगे। मैं कह रहा हूं मात्र 2 से 3 सेकंड में यार पढ़ना है बस सवाल को, और ये ओरल कैलकुलेशन है, ओरल कैलकुलेशन है। दोनों को जोड़ो और इसमें से इसको घटा दो, खत्म कहानी। आगे आंसर क्या? ऑप्शन नंबर सी। ऐसे करोगे बेटा बहुत टाइम लगेगा। अरे चमका कि नहीं चमका? हर एक क्वेश्चन के बाद आपने बोलना है, अगर समझ में आया चमका, समझ में आया तो बोलना है सर जी चमका। आया मजा कि नहीं आया? एक बार जल्दी से बच्चे लाइक के बटन पे क्लिक कर दो। अब मुझे बताओ, जो बच्चे मेरे साथ रेगुलर थे, ये YouTube के ऊपर मैंने करवाया था नहीं कराया था, चमकाने का तरीका बताया था, और देखो हूबहू क्वेश्चन उठ के आया है पेपर के अंदर। अभी बिहार शिक्षक भर्ती की जब क्लासें चल रही थी, उससे ठीक जस्ट पहले जब प्रैक्टिस सेशन चल रहे थे, ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया। जो रेगुलर है उनको पता होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल यहां पर आओ बेटा, ये तो आसान सवाल है, हर एक बच्चा कर देगा। चलिए भाई, पढ़ते भी नहीं है, हर एक बच्चा कर देगा। 20 सेकंड का टाइमर सेट है, 30 सेकंड ले लो, उड़ाओ क्वेश्चन को, बताओ क्या आंसर आएगा। सवाल को ध्यान से पढ़ते हुए चलिए और बताइए क्या आंसर आएगा, सभी के सभी।
चलिए बताइए क्या आंसर आएगा। देखिए सवाल पे आते हैं जरा। कह रहे पी का 30%, पी का 30%, अब जरा समझिएगा 30% किसका, पी का, पी का 30% जो है 30% ऑफ पी। कह रहे क्यू के 40% में जोड़ दिया जाए, अगर 40% जो है क्यू का हमने इसमें जोड़ दिया, ठीक है, तो कह रहे यह क्यू के 80% के बराबर होगा। तो किसके बराबर होगा, क्यू के 80% के बराबर होगा, यानी 80% ऑफ क्यू के बराबर होगा। तो आपको बताना है कि P जो है वो Q का कितना प्रतिशत है। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है। मैं 80 में से 40 को इधर ले जाके माइनस कर दूंगा, तो 80 में से 40 माइनस होगा तो यहां पर 40% आ गया। 40% किसका, Q का। और यहां पर कितना है, 30% किसका भैया, P का। ठीक है, प्रतिशत से प्रतिशत गया, 0 से 0 गया, P यहां पर है, Q नीचे ले आओ, 4 ऊपर है, 3 नीचे ले आओ, यानी P बटा Q 4/3 आ गया। उसने हमसे पूछा पी क्यू का कितना प्रतिशत है, तो भैया P यही तो है ना, तो सर P के संबंध में Q का प्रतिशत क्या है। अच्छा, P के संबंध में Q का प्रतिशत क्या है, यानी Q बताना है, Q P का कितना प्रतिशत है, यानी 3 जो है वो 4 का कितना प्रतिशत है भैया, इस तरीके से, यानी वो उसका 75% है। कितना, 75%, यानी कि 75% आंसर। खत्म कहानी। क्या मेरी बात समझ रहे हो, परफेक्ट है क्या। बढ़ सकते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अगला सवाल, सारे सवाल पेपर वाले होने वाले हैं। मैंने आपको क्या बोला, पेपर हमेशा ऐसे डिजाइन होता है, सवाल मुश्किल भी होंगे, आसान भी होंगे, मॉडरेट लेवल के भी होंगे। अगर आपको आपके तरीके अच्छे हैं, है ना, तो आपके लिए सारे सवाल आसान हैं। इस सवाल पर आते हैं। एक धनराशि को ए बी सी डी में इस प्रकार वितरित किया गया है कि भाई उस धन का जो अनुपात है वो 5:2:4:3 बैठा है ना, ए बी सी डी में। कह रहे यदि सी को डी से 1000 रुपए अधिक मिलते हैं, सी को डी से 1000 रुपए अधिक मिलते हैं, तो आपने बी का हिस्सा बताना है कितना होगा। सवाल आपके सामने, 20 सेकंड का टाइमर सेट है, जल्दी से बोलो क्या आंसर आएगा। आज के सेशन की पीडीएफ आपको यहीं पर मिलेगी, इस चैनल पर। जल्दी से बोलो, स्पीड के साथ आंसर करो, बताओ क्या आंसर आएगा। चलो बबलू, वो क्वेश्चन बेटा बड़ा आसान था, बस पी और क्यू का अनुपात निकाल लिया जो कि 4/3 आया। अब पूछ रहा है क्यू पी का कितना प्रतिशत है, तो क्यू 3 है, पी 4 है, तो 3 4 का कितना प्रतिशत है, 3 ऊपर 4 नीचे, 100 से गुणा 75% है ना। यहां पर आओ जरा, इस सवाल पर आओ, बताओ कितना टाइम लगेगा इस सवाल को हल करने में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रिया का आंसर आ रहा है, अभिनीत का आंसर आ रहा है, बहुत शानदार। बबलू आंसर कर रहे हैं, वेदांत, लखन, अरे जल्दी से स्पीड के साथ मेरा लाल, बड़ा आसान सवाल है, बिना पेन पेपर के होने वाला सवाल है। बोलो हाँ कि ना, बिना पेन पेपर। क्या बोलोगे, क्या कि सर हमसे कह रहे हैं कि सी जो है, ठीक है, उसको 1000 रुपए ज्यादा मिलते हैं डी से। आप मुझे बताओ सी को कितने मिल रहे हैं, 4, डी को कितने मिल रहे हैं, 3। मैं कह रहा हूं 4 इसको, 3 इसको, यानी कि इसको 1 यूनिट ज्यादा मिल रहा है। अरे बोलो हाँ कि ना, 1 इकाई है ना, इसको 4 इसको 3, यानी कि 1 यूनिट ज्यादा मिल रहा है। ये मैं और आप कह रहे हैं, लेकिन सवाल में कह रहे हैं ना भैया 1000 रुपए अधिक मिल रहे हैं, यानी 1 का मान 1000 रुपए है। हमसे कह रहे हैं बी का मान बताओ, तो बी को कितना मिल रहा है, 2 मिल रहा है। 1 का मान 1000 तो 2 का मान 2000, 1 का मान 1000 तो 2 का मान 2000, यानी विकल्प सी अपना आंसर है। बिना पेन पेपर के सवाल होगा। लेवल चेक करो बेटा, लेवल चेक करो। जो कहते हैं ना कि पेपर मुश्किल आया, मुश्किल आया, अरे मुश्किल नहीं आया, सवालों को करने का तरीका नहीं पता था। आसान है सवाल तो बड़े आसान है। अगला सवाल लो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। एक दुकानदार एक घड़ी के विक्रय मूल्य पर 5% की छूट देता है, लाभ हानि से, प्रॉफिट एंड लॉस से सवाल बेटा। देखो क्या कह रहा है, क्या पूछा गया आपसे। एक दुकानदार एक घड़ी के विक्रय मूल्य पर 5% की छूट देता है, यदि वह 6% की छूट देता तो वह लाभ कमाएगा जो पहले की तुलना में 15 रुपए कम है ना। अब ज्यादा छूट देगा तो पहले की तुलना में कम लाभ कमाएगा। कितना, 15 रुपए कम। कह रहे तदनुसार उस घड़ी का अंकित विक्रय मूल्य कितना था, यानी कि आपने अंकित मूल्य बताना है। जल्दी से उड़ाओ क्वेश्चन को, बताओ क्या आंसर आएगा। बेटा फोकस करो, फोकस मेरा लाल, फोकस करो, इसमें रिपीट करने वाली बात ही नहीं है ना, बहुत आसान सवाल है। चलो इस क्वेश्चन का आंसर करो, सभी के सभी स्पीड के साथ आंसर करो सभी, बताओ क्या आंसर आएगा। लाभ हानि से सवाल है, प्रॉफिट एंड लॉस से सवाल है, आंसर करिए सभी, बताइए क्या आंसर आएगा। लखन का आंसर आ रहा है मेरे पास, ओके ओके ओके, चेक करते हैं। चलिए भाई,
देखिए सवाल की बात करें, कितना आसान सवाल है। देखो बहुत आसान है, इसको आसान आप बना भी सकते हो। कैसे? अंकित मूल्य आपसे निकालने को कह रहा है, आप उसको 100 मान लो। क्या मान लो? 100 मान लो। आप मुझे बताओ कि आपने उसका मूल्य मान लिया 100, ठीक। 5% की छूट का मतलब क्या हुआ? 100 पर 5 की छूट, यानी बेच कितने में रहा होगा? 95 में। 95 में बेच रहा होगा। क्या मेरी बात समझ रहे हो? 95 में बेच रहा होगा। सर कह रहे यदि वह 6% की छूट देता, अगर 100 पे 6 की छूट मिलेगी, मान लो अगर 100 पर 6 की छूट मिलेगी तो कितने बेच रहा होगा? 94 में बेच रहा होगा। अरे बोलो हाँ कि ना? अब खुद बताओ। पहले बेच रहा था 95 में, अब बेच रहा है 94 में, यानी कितना कम कमाई कर रहा है? एक कम कमाई कर रहा है। अरे बोलो हाँ कि ना? कितने का अंतर है? एक का अंतर। इसी कम कमाई करने की वजह से उसके लाभ में कमी आई है। भैया मैं कह रहा हूं कि एक कम कमाया, वो कह रहा है ना 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 15 रुपए कम कमाए, 15 रुपए कम कमाए। अरे बोलो हाँ कि ना? लाभ में 15 रुपए कम कमाए। मैं कह रहा हूं एक कम कमाया, वो कह रहा है 15 रुपए कम कमाए, नहीं एक का मान 15 है। हमसे कह रहा है अंकित मूल्य बताओ, वो तो हमने 100 माना है भैया, उसी पर तो छूट दी जा रही है। तो एक का मान 15 तो 100 का मान 1500, एक का मान 15 तो 100 का मान 1500, यानी कि 1500 अपना आंसर आएगा। बहुत बढ़िया, शानदार, समझ में आया? तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल देखिए बेटा क्या कह रहा है आपसे। 3 संख्याएं आपको दे रखी हैं 3:4:5 में। कहता है सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग दूसरी संख्या क्या कह रहा है? योग दूसरी संख्या जोड़ 52 के बराबर है। एक बार इंग्लिश में देख लेते हैं। टोटल ऑफ द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर इज इक्वल टू द अदर नंबर प्लस 52। अच्छा, तो ये कह रहा है कि अगर आप सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या को जोड़ोगे तो वो तीसरी जो संख्या है उसमें 52 जब हम जोड़ते हैं उसके बराबर बनता है। तो आपको बताना है सबसे छोटी संख्या क्या होगी। चलिए भाई जल्दी से बताइए क्या आंसर आएगा। समय आपके सामने है, ये रहा 20 सेकंड का। उड़ाइए क्वेश्चन को, बताइए क्या आंसर आएगा सभी के सभी। आंसर करिए सभी जल्दी से आंसर करें, बताएं क्या आंसर आएगा। और डेली आपकी क्लास होगी कितने बजे? 5:30 बजे, ठीक है। तो इस टाइमिंग को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा कि जो भी विद्यार्थी बिहार शिक्षक भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हैं वो सभी के सभी 5:30 बजे वाला सेशन जरूर अटेंड करें। चलिए भाई जी यहां पर आते हैं। तो 3 संख्याएं आपको दे रखी हैं 3:4:5 के अनुपात में। बड़ी और छोटी संख्या का योग दूसरी संख्या के जोड़ से। अब मुझे बताओ सबसे बड़ी संख्या क्या है? 5। सबसे छोटी संख्या क्या है? 3। 5 और 3 को जोड़ा कितना आया? 8। कितना आया? 8 आया। बोलो हाँ कि ना? वो कह रहा है ये जो है ना, ये किसके बराबर है? ये बराबर है, ये 8 यूनिट जो है ये बराबर है भैया जब तीसरी संख्या में आप 52 जोड़ देते हो। वो ये कह रहा है जब तीसरी संख्या में 52 जोड़ देते हो तब ये आपका बराबर आते हैं। यही बात है, तो बस निकाल लो भैया। 8 में से 4 को इधर माइनस करूंगा तो कितना रह गया? 4 यूनिट। 4 यूनिट का मान कितना आ गया? 52 आ गया। 4 का मान 52 तो 1 का मान कितना? 13 नहीं होगा? अरे बोलो हाँ कि ना? 52 को 4 से भाग किया 13 आया। 4 का मान 52 तो 13 का मान 52, 4 का मान 52 तो 1 का मान 13 आ गया। हमें क्या चाहिए? छोटी संख्या, सबसे छोटी कौन सी है? 3। तो भैया 3 का मान कितना आएगा? 13 का 3 से गुणा यानी कि 39, यानी कि 39 हमारा यहां पे करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बात समझ में आ रही है? परफेक्ट है, क्लियर है, बढ़ सकते हैं आगे। चलिए बहुत बढ़िया भाई। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, ये रहा। अब भाई देखो ये पेपर का पूरा कटिंग है जो उठा के आपके सामने रखा हुआ है, हूबहू एग्जैक्ट सवाल पूछा गया है। एन का मान आपने निकालना है, देन द वैल्यू ऑफ एन। एन का मान आपने निकालना है यहाँ पे कि एन का मान कितना होगा। चलिए सवाल आपके सामने है, 20 सेकंड का टाइमर सेट कर रहे हैं। उड़ाइए क्वेश्चन को, बताइए क्या आंसर आएगा सभी के सभी। चलिए बेटा एन का मान आपने निकालना है, ठीक है। कह रहे 2 की पावर 2n-1 बराबर है 1/8 की पावर n-3। जल्दी से उड़ाइए क्वेश्चन को, बताइए क्या आंसर आएगा सभी के सभी। चलिए समय समाप्त होता है। आइए जरा यहां पर कुछ नहीं करना बेटा, देखो सीधा देखो यहां पर बराबर है तो मैं इनका आपस में सीधा गुणा कर दूंगा। अरे बोलो हाँ कि ना? अच्छा एक बात ये समझो, अगर मैं गुणा करना चाहता हूं और मुझे n का मान चाहिए
तो मैं बेस सेम करूंगा, है ना। करनी का नियम होता है कि बेस यानी आधार को भैया समान करो तब आप फंडे अप्लाई कर सकते हो। तो देखो यहां पर है 2 की घात 2n-1, अरे हाँ की ना, 2n-1। अब ये मल्टीप्लाई में जाएगा तो 8 को मैं क्या बोल सकता हूं, 2 की घात 3, लेकिन बाहर n-3 और पड़ा हुआ है। 2 की घात 3 क्या होता है, 8 होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8। तो अगर कहने का मतलब ये 3 का यहां पे गुणा हो जाएगा, क्योंकि एक घात ब्रैकेट के अंदर एक बाहर, तो इनका आपस में गुणा होगा। तो यहां पर हो जाएगा 2 की घात 3n-9, 3n-9 हो जाएगा, 3 3 9। अब बेटा यहां पर बराबर अब में आया आपके पास एक, और एक को मैं बोल सकता हूं 2 की घात 0, है ना। एक क्या होता है, किसी की भी घात 0 1 होता है। तो अब यहां पर 2 2 पड़ा है तो मैंने 2 की घात 0 बोल दिया। अब देखो अगर बीच में गुणा होती है तो घातें जुड़ जाती हैं, और जब ये जुड़ जाएंगी, यहां पर आधार समान है तो ये 0 के बराबर रख देंगे। यानी 2n + 3n कितना हो गया, 5n, -1 और -9 कितना हो गया, -10, किसके बराबर, 0 के बराबर। -10 उधर जाके प्लस का 10 हो गया, और यहां से n का मान 2 आ गया। कितना आ गया, 2 आ गया। यानी कि विकल्प बी अपना करेक्ट आंसर है। 2 इज द राइट आंसर। -2 कहां से आ गया, रिया, बबलू, सूरज, मेहताब, माइनस कहां से आ गया बेटा, गलती कर रहे हो, माइनस नहीं होगा। यही छोटी छोटी गलतियां होती हैं, यही छोटी छोटी गलतियां होती हैं जो आप करते हो परीक्षा के अंदर, नहीं करना मेरे लाल ऐसे। ठीक है, 2 आंसर आएगा, प्लस का 2 आंसर आएगा, उधर जाके प्लस हो गया ना, तो 5 2 10, है ना, 2 आंसर आएगा। क्लियर है, ठीक है, बढ़े आगे। चलिए अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके साथ। क्या कह रहे हैं, ध्यान समझिएगा बेटा। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से सवाल है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट आपको दे रखे, 3 पॉइंट दे रखे हैं ए बी सी, किसके, एक त्रिभुज के। तो कह रहे त्रिभुज एबीसी बताओ कैसा है त्रिभुज है, यानी कि वो आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल है, समद्विबाहु है, समबाहु है, समकोण है, क्या है। अब देखो कैसे पता करते हैं, उस बात को समझते हैं। आप सभी को पता होना चाहिए समद्विबाहु त्रिभुज वो होता है जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो, है ना। समबाहु इक्विलैटरल ट्रायंगल वो होता है जिसकी सारी भुजाएं बराबर हो। अच्छा, राइट एंगल ट्रायंगल कैसे पता करेंगे, अगर कोई पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकल गया, है ना, तो वो राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। तो इस तरीके से पता कर सकते हैं। अब उसने हमें दे दिया जी ट्रायंगल का जो एबीसी है उसके कोऑर्डिनेट दे दिए, ये ए है, ये बी है और ये सी है ना। ए के कोऑर्डिनेट क्या है, 1 -1, बी के क्या है बेटा जी 3, और ये आपके पास 4 आ गया, और बी के क्या है आपके पास -5 और -7 आ गया। हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे, क्या, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे इनकी दूरी यानी कि डिस्टेंस निकालने के लिए। तो वो क्या होता है भैया, देखो 3 - 1 कितना आया, 2, 2 का वर्ग कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक, 4 -(-1) ये 5 हो गया, तो 5 का वर्ग कितना हो गया, 25 हो गया। कितना हो गया, 25। दोबारा समझो बेटा, 3 - 1 कितना हो गया, 2 हो गया। 4 -(-1) यानी कि 5 आ गया, 5 का वर्ग 25 हो गया। तो भैया ये √29 आ रहा है। ये कितना आ रहा है, √29 आ रहा है। एक बार और चेक कर लेंगे, यहां पर आएंगे जरा। तो भैया ये तो आपके पास आ गया √29, यहां पर आते हैं। अब 3 में से -5 माइनस से माइनस करेंगे -5 को, तो ये 8 बन गया, है ना। 8 का वर्ग कितना आ रहा है आपके पास, 64 आ रहा है। ठीक है, करेक्ट है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। 1 1 -1 3 4 -5 माइनस, चलो करके देख लेते हैं एक बार। ठीक है, वैल्यूज चेक कर लेंगे एक बार। 3 माइनस करेंगे तो 8 आ गया, 8 का वर्ग कितना हो गया आपके पास, 64 हो गया। ठीक है, यहां पर आते हैं। 4 -7 11 हो गया, 11 का वर्ग ये आपके पास 121 आ गया। तो इसको जोड़ेंगे तो ये 5 8 और ये 185 बन रहा है यहां पर। अच्छा, ओके ओके, अब यहां पर आते हैं जरा। तो 1 -5 -5 करेंगे 6 आ जाएगा। 6 का वर्ग कितना हो गया, 36 हो गया। ये कितना हो गया, 36 हो गया। और यहां पर करते हैं तो -1 -7 प्लस का 7 -1 6 आएगा। ठीक है, ये भी 6 आ रहा है आपके पास, तो ये भी 36 बन रहा है। ये लग रहा है यहां पर ना वैल्यूज में कुछ गड़बड़ी है, आई थिंक कुछ आ नहीं रहा होगा। वो फॉर्मूला बेटा ये होता है, फॉर्मूला ये होता है आपके पास x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ठीक है, ये सूत्र होता है आपका, ये पता होना चाहिए आपको। और फिर उसका वर्गमूल, है ना। यानी कि अगर मैं ये बोलूं ये x1 है, ये x2 है, ऐसे ये y1 है, y2 है, या आप कैसे भी मान सकते हैं। ठीक है, मुझे यहां पर वैल्यूज का कुछ लग रहा है गड़बड़ी,
ठीक है, तो अभी वैल्यूज में यहाँ पर प्रॉब्लम लग रही है। फिलहाल के लिए हमारे पास जो आंसर दिख रहा है भैया, वो यहाँ पर हमें दिख रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी कि ई हमारे पास दिख रहा है, क्योंकि ना तो ये आइसोसेलेस लग रहा है, ना ये इक्विलैटरल, और ना ही राइट एंगल लग रहा है। बाकी वैल्यूज को एक बार चेक कर लेंगे। फिलहाल इन वैल्यूज से हमारा जो आंसर आ रहा है वो ऑप्शन नंबर ई आ रहा है, क्योंकि इनमें कोई भी बराबर नहीं है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, इसको आपने यूज करना होता है। ठीक है, जब भी आपके पास दूरी निकालने के लिए आएगा तो आपने डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करना है। अगला सवाल, इस सवाल पर आते हैं, देखो क्या कह रहा है। इस सवाल पर आते हैं, देखो क्या कह रहा है। कह रहा है एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फी, 150 बादाम की बर्फी है। वह इन्हें इस तरह से ढेर करना चाहता है, ढेर करना मतलब ढेर लगाना चाहता है, उनका स्टैक लगाना चाहता है ना। ये देखो इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्टैक, यानी कि लाइन लगा देते हैं ना, एक के ऊपर एक ढेर लगा देते हैं, इस तरीके से लगाना चाहता है कि प्रत्येक ढेर में समान संख्या हो और वे ट्रे को कम से कम क्षेत्र लें, यानी एक ट्रे में रखनी है, कम से कम क्षेत्र घेरना है। और जब कम से कम क्षेत्र घेरा जाएगा तो आपके अंदर यह आवाज उठनी चाहिए, यार ढेर पे ज्यादा से ज्यादा आपको बर्फियां रखनी होंगी। तो जब भी यह सवाल आए कम से कम क्षेत्र घेरना है, मतलब ज्यादा से ज्यादा बर्फियां रखनी है, यानी उस ढेर में अगर ज्यादा से ज्यादा बर्फी होंगी तो आपने यह देखना होगा कि भैया 420 और 150 का HCF कितना है। मात्र आपने यह देखना है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन हेलो, अब देखना बेटा आवाज ठीक है। ओहो, आवाज चली गई थी, कहां कहां चली गई थी? हाँ, बुला के ले आए भाई। अच्छा ये बताओ कहां कहां तक हो गया था? मैंने ये बोला कि उस आपने क्या करना होगा, 420 और 150 का HCF निकालना है, यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों संख्याओं को पूरा पूरा डिवाइड करे। अब वो कौन सी संख्या होगी हम ऑप्शन से देख लेंगे। अब मुझे बताओ 150 छोटा नंबर है ना, 150 को चेक कर सकते हो, बताओ 17 से विभाजित है, नहीं है, 18 से है, नहीं है, 19 से है, नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ई अपना आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर है, बढ़े आगे। चलो अगला सवाल, अगला सवाल ये रहा आपके सामने। अब इस सवाल पर आते हैं। दो समीकरण आपको दे रखे हैं, कह रहा माना x प्लस 2y प्लस 4 जीरो के बराबर है और 4x प्लस 2y माइनस 3 ये जीरो के बराबर है। दो सीधी रेखाएं दे रखी हैं, दो स्ट्रेट लाइंस दे रखी हैं। अब समझना इसका कंसेप्ट समझना। कह रहा बताइए क्या होंगी, पैरेलल होंगी, समानांतर होंगी, बोथ आर पासिंग थ्रू द ओरिजिन, यानी कि वो मूल बिंदु से होकर गुजर रही हैं दोनों, या एक गुजर रही है मूल बिंदु से होके, या तो आपको बताना है या ऑप्शन वो दो में एक से ज्यादा होंगे या फिर एक भी विकल्प नहीं होगा। जल्दी से आंसर करो, मैं आपके लिए समय दे रहा हूं 20 सेकंड का, 20 सेकंड का। चलिए, क्या अप्रोच रहनी चाहिए इस सवाल को हल करने के लिए? अगर आपने देखना है कि भाई दो रेखाएं समानांतर हों तो उसके लिए आपको क्या चेक करना होता है? समानांतर करने के लिए, समानांतर देखने के लिए, पैरेलल लाइंस देखने के लिए क्या आपने चेक करना होता है वो देखेंगे। जल्दी से आंसर करो सभी के सही, बताओ क्या आंसर आएगा स्पीड के साथ। चलिए भाई, समय समाप्त होता है। देखो हमेशा ध्यान में रखना, अगर दो रेखाएं समानांतर होंगी, दो लाइंस पैरेलल होंगी, तो उनके जो स्लोप होंगे ना बेटा वो बराबर होने चाहिए। स्लोप को हम m से डिनोट करते हैं ना, यानी इसका स्लोप और इसका स्लोप बराबर होना चाहिए। सर ये स्लोप कैसे निकालते हैं? बड़ा आसान है भैया, एक सीधी रेखा, एक सीधी रेखा का जो समीकरण होता है, एक स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन होती है y इक्वल्स टू mx प्लस सी, यानी x के साथ जो लगा हुआ होता है वो स्लोप होता है। मात्र इस स्टैंडर्ड फॉर्म में दोनों को लगा दो, दोनों इक्वेशंस को। अब यहां पर देखो, यहां पर सिर्फ y है, यहां पर 2y है, तो 2 से भाग कर दो, यहां भी 2 से भाग, यहां भी 2 से भाग, यहां भी 2 से भाग। तो जब मैंने 2 से भाग किया तो यहां पर y आ गया बराबर x बटा 2 जो है उधर जाके माइनस का x बटा 2 हो गया, और 2 दूनी 4 उधर जाके माइनस का 2 हो गया। देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। इसी तरीके से यहां स्टैंडर्ड फॉर्म बनाओ, यहां पर y है, यहां पर 2y है, तो 2 से भाग कर डालो पूरे को, यहां भी
यहां भी और यहां भी, सब जगह 2 से भाग हो गया ना, यहां भी करते तो 0 रहता। तो भाई इसको 2 से भाग करेंगे तो 2 दूनी 4 आ गया, इसको 2 से भाग करेंगे तो y रह गया, तो y को इधर रखो, ये आपके पास 2x है, 2x उधर जाके माइनस का 2x हो गया। और इतना ही जैसे आपने देखा, आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यार x के साथ यहां पर -1/2 है, यहां -2 है, यानी बराबर तो नहीं है। m होता क्या है, जो x के साथ लगा हो वही स्लोप होता है, और ये बराबर कतई भी नहीं है, नहीं है तो समानांतर नहीं है। इतनी बात समझ में आई। दूसरी बात, ओरिजिन तो आप देख के पता कर लोगे, आपको मात्र ये पकड़ना है, मात्र ये पकड़ना है कि भैया यहां पर C नहीं होना चाहिए। क्या मेरी बात समझ रहे हो, यहां C नहीं होना चाहिए। जो इक्वेशन होती है जो ओरिजिन से पास करती है वो बस y = mx होती है, इसमें C नहीं होता, कांस्टेंट नहीं होता। लेकिन देखो यहां कांस्टेंट पड़ा है 4, तो ये तो ओरिजिन से पास नहीं होगी। यहां पड़ा है -3, ये भी ओरिजिन से पास नहीं होगी। तो भैया वो कह रहा है दोनों पास होंगी, गलत। वो कह रहा है एक पास होगी, ये भी गलत, और वो समानांतर भी नहीं है। यानी अपना आंसर होगा नन ऑफ दीज, यानी कि ऑप्शन नंबर ई अपना आंसर आएगा। क्या मेरी बात समझ रहे हो, ये पकड़ने का तरीका होता है, ऐसे पकड़ते हैं बेटा सवालों को, ऐसे ऐसे पकड़ते हैं, ऐसे आपने दबोचना होता है। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, देखो भैया क्या कह रहा है। प्रीतम और राणा एक गोलाकार खेल मैदान के चारों ओर तो कितनी बार ये सवाल करा है, पेपर में पूछा गया सवाल, और बिल्कुल हद आसान सवाल है। आपको कई बार बताया, जब भी मिलने वाला क्वेश्चन आ जाए आपने क्या करना है आपको पता है। चलो भाई ट्राई करोगे सारे के सारे। प्रीतम और राणा एक गोलाकार खेल मैदान के चारों ओर ड्राइव करते हैं। प्रीतम को एक चक्कर लगाने में 16 मिनट लगते हैं, जबकि राणा को पूरा चक्कर लगाने में 20 मिनट लगते हैं। यदि दोनों एक ही बिंदु से एक ही समय पर एक ही दिशा में प्रारंभ करते हैं तो कितने समय बाद वे प्रारंभिक बिंदु पर फिर से मिलेंगे। भैया देखो सर्कुलर वाला जो सवाल था मैंने आपको बताया था, एक ही बिंदु से शुरू होते हैं, उसी प्रारंभिक बिंदु पर कितने समय के अंतराल के बाद मिलेंगे। क्या निकालना होता है, एलसीएम। क्या निकालना होता है, एलसीएम। मात्र आपने इसका एलसीएम निकालना है और एक क्वेश्चन आज मतलब बस खत्म है, कुछ नहीं है। यानी 20 और 16 का एलसीएम निकाल लो बेटा, 20 और 16 का एलसीएम, 16 और 20 का एलसीएम रेशियो मेथड से निकाल दे, अनुपाती नियम से निकाल दें। 4 से काटेंगे 4 चौक 16, 4 से काटेंगे 4 पंजे 20, अनुपात 4:5 आया। अब किसी भी एक का क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, एलसीएम आ गया। तो 20 चौक का 80 या 16 पंजे 80, 80 मिनट के बाद वे एक साथ फिर से मिलेंगे प्रारंभिक बिंदु पर, यानी विकल्प ए अपना करेक्ट आंसर होगा। ए इज द राइट आंसर। क्लियर है। 5:30 बजे कक्षा प्रारंभ होती है, जिसमें विद्यार्थी ने क्लास नहीं ली है या लेट हो गया, बाद में जरूर देखना। मैं आपसे कह रहा हूं आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस कूट के भर जाएगा। सारे पेपर वाले सवाल हैं, लाइन से उठाए रखे हैं सारे के सारे सवाल। और आप देखो कोई कुछ नहीं है बेटा, किसी सवाल में कोई दिक्कत नहीं है, बड़े आसान सवाल है। देखो कितनी बार कराया है पेड के अंदर, यूट्यूब के अंदर कई बार मैंने आपको इसका कंसेप्ट बताया है कि भाई आपने इन सवालों को कैसे चमकाना है, आना चाहिए आपको चमकाने का तरीका, है ना। तो क्या कह रहा है, कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 450, 577, 704 को विभाजित करने पर 9, 10 और 11 शेष बचे। बताओ, ये सवाल पेपर में आ गया, कितना आसान सवाल है। जल्दी से उड़ाओ क्वेश्चन को, बताओ क्या आंसर आएगा। हाँ नाहिद बेटा, ये क्लास भी रेगुलर होगी, बिल्कुल जैसे आपकी 12 बजे क्लास होती है वैसी ही आपकी 5:30 बजे क्लास होगी, ठीक है। रजिया कह रही है सर ये क्लास 12 बजे ले लीजिए। बेटा एक्चुअल में क्या है ना, सीटेट वाला जो क्लास चलता है या बाकी टेट एग्जाम वाला जो क्लास चलता है वो मॉर्निंग में चल रहा है, तो एक स्लॉट बना दिया आप लोगों के लिए और इवनिंग में स्लॉट बना दिया। बाकी देखते हैं जैसा अभी आप लोगों के लिए कंफर्टेबल होगा बिल्कुल वैसे ही करते हैं बेटा, है ना। मेहताब आलम, अभी ये जो आज का सेशन लेकर आने का जो मेरा जो मोटो था वो यही था कि आप समझो जरा पेपर में सवाल कैसे आ रहे हैं, आप कैसे चमका रहे हो इन सवालों। अब यहां पर आओ बेटा, कह रहा है शेषफल 9, 10 और 11 बचे। कहने का मतलब मुझे वो बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है कि वो इन सभी संख्याओं को भाग करके ये शेषफल दे। अच्छा, शेषफल का देने का मतलब क्या होता है, वो उतना अधिक है, एक्स्ट्रा है। तो अगर मैंने 450 में से 9 निकाल दिया तो ये 441 रह गया, 577 में से 10 निकाल दिया तो ये 567 रह गया, और 704 में से अगर मैंने 11 निकाल दिया तो ये आपके पास 693 रह गया। अब मैं बड़ी से बड़ी संख्या निकालूं जो इनको पूरा पूरा विभाजित करे, वही अपना उत्तर है, क्योंकि मैंने इनमें से शेषफल निकाल लिया। अब इसका एचसीएफ निकाल दो, और एचसीएफ भी निकालना नहीं होता, मैंने आपको चमकाने का तरीका बताया है कि भैया आसपास वाले नंबर का अंतर निकालो। अब इन दोनों के बीच का अंतर देखो कितना आ रहा है, 7 में से 3 गया 4, अरे सॉरी
इधर से काटेंगे ना। 13 में से 7 का कितना आ गया आपके पास, ये आपके पास 13 में से 7 चला गया, आपके पास कितना आ गया, 6 आ गया। 8 में से 6 गया, 2 आ गया, 126 आ गया। आपने मात्र ये पकड़ना है कि 126 इनमें से किससे विभाजित है। भैया 577 के पहाड़े में कहां से आ गया, ये 450 के पहाड़े में कहां से आ गया, क्या 63 के पहाड़े में 126 आता है क्या? हाँ सर, दूनी पर जा रहा है, यानी कि यही है राइट चॉइस बेबी। ए अपना आंसर आएगा, ए इज द राइट आंसर। ये ई वाला कौन है भैया? अरे ये आंसर आ रहा है 63 अपना आंसर आएगा। ये थोड़ी है आंख बंद करके हर जगह ई पेल रहे हो। हाँ, ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना। मैथ मजाक नहीं है, मैथ जुआ नहीं है मेरा लाल। मैथ आपकी किस्मत बदल सकता है अगर आपको तरीके आते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपके सामने। ये आपके सामने, पता है जब बच्चे के सामने ऐसे सवाल आते हैं बच्चा घबरा जाता है यार। मैं कह रहा हूं मात्र 1 सेकंड में चमका दोगे यार। 1 सेकंड वाला सवाल है, 1 सेकंड में, हाँ 1 सेकंड में उड़ाओगे बेटा इस सवाल को। घबरा जाते हो, कुछ नहीं है इस सवाल में। कह रहा है यदि अल्फा बीटा गामा बहुपद है ना, इस बहुपद के क्या है, ये रूट्स हैं यानी कि मूल हैं, या शून्य कह सकते हैं, जीरोस कह सकते हैं। तो आपको बताना है जी ये किसके बराबर होगा, आपने मात्र ये निकालना है। अब ये जो समीकरण है, ये जो बहुपद है, ये कैसा है बेटा, इस फॉर्म में है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, यानी एक क्यूबिक इक्वेशन है। ए क्या है, एक क्यूबिक इक्वेशन है, एक आपकी, ठीक है, हाँ क्यूबिक इक्वेशन है बेटा। अब बस आपने मात्र ये समझना होता है कि भैया जहां पर आपसे सम पूछ लिया जाए, रूट्स का सम पूछ लिया जाए, देखो जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, द्विघातीय समीकरण होते हैं, तो आपको पता है वहां पर क्या करना होता है, अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है, माइनस बी बाई ए के बराबर होता है। अरे बोलो हाँ की ना, अरे बताया था नहीं बताया था। लेकिन यहां जो बातें चलती हैं योगफल में, वो क्या होता है, वो आपका कुछ नहीं करना बेटा, वो आपका सी बाई ए के बराबर होता है। बोलो क्या सी बाई ए के बराबर होता है या माइनस सी बाई ए के बराबर होता है? कई बच्चों को यही दिक्कत रहती है, अरे मतलब ऐसे करते हैं, भूल जाते हैं बेटा इस बात को। बताओ सी बाई ए के बराबर माइनस सी बाई, क्यों क्यों? क्योंकि एग्जामिनर ने इसी बात को ध्यान में रखते हुए 2 विकल्प डाले, 1 और -1। अब यहीं से साइन बेटा गड़बड़ कर दोगे, यहीं से साइन गड़बड़ कर दोगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यहीं से साइन गड़बड़ हो जाएगा। तो यहां पर देखो सी बाई, तो सी कितना है, आप सी बात ध्यान से समझो, सी कितना है यहां पर, सी है यहां पर आपके पास -1, और ए क्या है आपके पास 1 है, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का बनाएगा, इनके ऑप्शन नंबर बी अपना। ठीक है, सी बाई ए के बराबर, माइनस सी बाई ए प्रोडक्ट में होता है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, वहां पर भी क्या माइनस बी बाई सी बाई, वहां पे प्रोडक्ट सी बाई होता है, यहाँ पे सम सी बाई होता है। तो बस आपने ये चीजें ध्यान में रखनी है, कुछ नहीं था इस सवाल में, 1 सेकंड का सवाल था, सी बाई ए करना था और अपना आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, ये रहा बेटा, किससे है, ट्रिग्नोमेट्री से, ट्रिग्नोमेट्री से सवाल है। ठीक, बताओ, मैं ये कहता हूं परीक्षा के अंदर ये जो सवाल इसने पूछ लिया ना, आपकी हेल्प करिए, उसने मदद करिए, कुछ नहीं है सवाल में। इस सवाल को जरा समझो, पकड़ो, मैं 30 सेकंड का समय दूंगा, देखते हैं कितने विद्यार्थी आंसर कर पा रहे हैं। 30 सेकंड का समय लो, चलो चलो जल्दी से बताओ क्या आंसर आएगा, सभी के सभी स्पीड के साथ आंसर करो। देखो क्या कह रहा है बेटा, ये जो आपके सामने दिख रहा है ना, tan थीटा प्लस 4/4 cot थीटा प्लस 1, ये आपका tan थीटा के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा, tan थीटा के बराबर। और tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है ना, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। भैया पता है ना वो बात, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, या फिर पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, तो ऐसे भी करते हैं भाई। तो ये जो है ना p बाई बी, ये tan है आपका, साइन क्या कहेगा, p बाई एच, यानी कि ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेन्यूज। तो भाई बेस क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर n का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी कि m का स्क्वायर। क्या मेरी बात समझ रहे हो? कर्ण का वर्ग घटा में लंब का वर्ग आपके पास आधार आ जाएगा, ठीक है, और ऊपर आपके पास लंब है ही m, तो भाई ये अपना आंसर बनेगा। ठीक, अब ये देखो कौन से विकल्प में है, एन स्क्वायर माइनस एम, ना तो ये तो नहीं होगा, एन स्क्वायर माइनस एम ये भी नहीं है, ये एम स्क्वायर माइनस एन है, हमें ये चाहिए, ये भी नहीं है, यानी कि विकल्प ई अपना आंसर होगा। अब सर ये tan थीटा कैसे आ रहा है, ये तो बताओ सर, हल कर लो, बड़ा आसान है, आ जाएगा आपके सामने, उठ के खुद आ जाएगा। देखो tan थीटा प्लस 4 है ना,
टेन थीटा प्लस 4 है ना, मुझे बताओ कॉट थीटा क्या होता है, 1/tan थीटा, टेन थीटा का उल्टा ही तो होता है। तो आप इसको 4 बटे में 4/tan थीटा बोल सकते हो। प्लस में क्या है बेटा जी 1 है, ऐसे बोल सकता हूं। अब tan थीटा को उधर ले जाता हूं, तो tan थीटा को उधर ले जाऊंगा, यानी कि प्लस में यहां पर ये tan थीटा हो गया, और नीचे वाला जो tan थीटा है वो ऊपर चला जाएगा। अरे बात समझ में आ रही है, ये नीचे वाला जो tan थीटा है ये ऊपर चला जाएगा। ये चीज सामने भी ऐसी करा करो, स्टेप कम से कम यूज करा करो। tan थीटा, और ये देखो अब कट गया, तो आपके पास यही बचा tan थीटा। है जादू, तो बेटा tan थीटा आएगा। tan थीटा का मतलब परपेंडिकुलर अपन बेस, और ये अपना आंसर हो जाएगा ई। मतलब मैं कह रहा हूं लड्डू सवाल उसने पूछा था, लड्डू सवाल। 10 कैसे हुआ ना कुंदन, ऐसे हो गया बेटा। पूरा स्टेप बता दें, अरे वही बात है बेटा। लो tan थीटा प्लस में 4, tan थीटा प्लस में 4, ठीक है, बटे में क्या बोला था 4 बटे में tan थीटा प्लस में 1 है ना। यहां पर बेटा एलसीएम लोगे, तो एलसीएम लोगे तो यहां पर कितना आएगा 4 प्लस में tan थीटा, नीचे क्या रह गया tan थीटा, ऊपर कितना है बेटा tan थीटा प्लस 4। अब tan थीटा प्लस 4 बोलो या 4 प्लस tan थीटा बोलो, एक ही बात है, समझे। अब ये ऊपर चला जाएगा ना, ये तो कट गया, ये ऊपर चला जाएगा, तो ये tan थीटा के बराबर आ गया। समझ गए, समझे, अरे समझे ना, आसान है, करो तो सही, करोगे तो सब होगा मेरा लाल, कुछ नहीं है। अगला सवाल लो, एपी से सवाल पूछा, बच्चे को डरा धमका रहे हैं फालतू का भैया। अरे कहोनो बात नहीं है भैया, एपी से सवाल है, चमका देगा हमारा बच्चा। कह रहा है इसे यदि समानांतर श्रेणी का पहला पद ये दे रखा है तो पहले 3 पदों का योग बताओ। सारे सवाल जो आपके सामने मैं लेकर आया हूं, ये सारे सवाल आपके टीजीटी में पूछे गए थे इसी बार, अभी जो आपका एग्जाम हुआ। आप देखो सवाल कैसे, अगर तरीका आपका, मैं कह रहा हूं तरीका अगर आपका बढ़िया है ना, तो सवाल आपके लिए कुछ भी नहीं है। अभी सवाल पर आते हैं। यार उसने बोल दिया 2n + 1 है, तो बोलो पहला पद क्या होगा यार, n का मान 1 डाल दो, 2 एकम 2 और 1 कितना हो जाएगा 3। दूसरा पद 2 दूनी 4 और 1 हो जाएगा 5, 2 डाल दो। तीसरा पद 3 डाल दो, 2 तिया 6 और 1 7 हो जाएगा। तीनों को जोड़ मारो, 8 7 15 हो गया, बी आंसर आ गया। कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा भैया। हाँ, जालिम के जुल्म को चमका दोगे मेरा लाल, अगर ये चमकाने के तरीके आपके पास। मजा आया, समझ में आया, चलो भाई बहुत बढ़िया। और आज का ये होमवर्क क्वेश्चन आपके पास रहेगा, इस होमवर्क क्वेश्चन को कल चमका देंगे। मैं कह रहा हूं 4 से 5 सेकंड, इससे ज्यादा समय नहीं लगेगा, इससे ज्यादा समय नहीं लगेगा। 4 से 5 सेकंड में क्वेश्चन को चमका दोगे। और स्पीड टाइम डिस्टेंस सवाल है, समय दूरी चाल से सवाल है, जो आपके पेपर में पूछा गया। देखो 2 सवाल पूछे गए हैं, एक जनरल सेक्शन में, एक मेन सेक्शन में पूछा जा रहा है। तो इंपॉर्टेंट है बेटा चैप्टर, ठीक है। ये होमवर्क में रहेगा, आप सभी ने इसका आंसर करना है कहां, कमेंट सेक्शन। सेशन पसंद आया तो सभी सेशन को शेयर करिएगा मैक्सिमम, ताकि हर एक बच्चे तक इंफॉर्मेशन पहुंचे कि आप सभी की जो क्लास होगी आज कितने, अब से 5:30 बजे बिहार शिक्षक भर्ती के लिए आपकी बीपीएससी के लिए क्लास होगी। और आप जितना ज्यादा से ज्यादा आकर जुड़ेंगे, आप लोगों को मैं ये विश्वास दिलाता हूं कि आपके अंदर उतना ही ज्यादा मैं कॉन्फिडेंस भर दूंगा कि हाँ गणित आसान है, और उसको मेरा हर एक शेर और शेरनी उड़ा सकता है, फोड़ सकता है, कर सकता है। ठीक है, मिलते हैं आप लोगों से कल के सेशन में ठीक 12 बजे। कल YouTube पे बेसिकली मैं आपको 3 बार मिलने वाला हूं, वो क्या टाइमिंग्स रहेंगी उसके लिए आपने टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। 5:30 बजे और 12 बजे ये टाइमिंग आपकी फिक्स है, जहां मैं आप लोगों के साथ जुड़ने वाला हूं। ठीक है, बाकी आपने इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। कल मैं आप सभी के लिए मैथ्स और रीजनिंग का एक सेशन और लेकर आ रहा हूं। ठीक है, तो मिलेंगे आप लोगों से कल की क्लास में। और सेशन पसंद आया हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कैसा लगा। तब तक इसी तरीके से मेहनत करते रहिए, बने रहें सुपर कोचिंग के साथ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। आप सभी का दिन बहुत बहुत शुभ।